राइजिंग पाकिस्तान में मैं और रुशना बहुत एक्साइटेड है इसलिए कि जो सेगमेंट अब हम आपकी खिदमत पे पेश करने वाले हैं ये हम सबकी जिंदगियों से इतना करीब हद तक जुड़ा हुआ है कि हम कभी कभी इस पे बात भी नहीं करते और बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर जिंदगी में कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि चेक और इसकी अहमियत। और वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी 1-2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि एक दोस्त ने मेरे पास लाया एक मसला और उसका मसला ये था कि उन्होंने कुछ रकम दी अपने किसी दोस्त को और फिर उन्होंने कहा कि अब ये रकम मुझे वापस करें। उन्होंने उधार मांगा वापस, उन्होंने उनको दिया एक चेक और वो चेक जब वो लेके गए बैंक में तो उन्होंने कहा कि जिस अकाउंट से आपको चेक मिला है उसमें तो पैसे ही नहीं। वो हो गए अब परेशान और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मसला आ गया और वो अच्छी खासी बड़ी रकम भी थी। अच्छा, तो वो जो दोस्त थे उनके, वो आप तो नहीं थी? मैं नहीं थी क्योंकि उन्होंने ये मसला मुझे बताया और उन्होंने कहा कि आप हल ढूंढे, तो मैंने कहा आज के राइजिंग पाकिस्तान में इसका हल निकलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए कि पाकिस्तान के एक लीडिंग लॉयर एडवोकेट अफजल खान जदून जो कि हाई कोर्ट के लॉयर है, एडवोकेट हैं, वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, येलो सोफे पे। और जदून साहब से हमने चेक की कहानी है ना जी सारी सुननी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। और ये जो टॉपिक आज आप हमारे लिए जदून साहब लेके आए हैं, ये इसके ऊपर कम ही बात होती है। मैंने देखा यूजुअली इसके बहुत सी बेसिक्स जो हैं उनके बारे में हम नहीं जानते। हालांकि कि आजकल शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास अकाउंट ना हो, क्योंकि सारा जितना भी है ट्रांजैक्शन थ्रू अकाउंट ही हो रही है। और चेक का होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक आईडी कार्ड है। उस तरह की अहमियत है चेक की, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करते। और उस वक्त जब हमारे पास लोग आते हैं और बड़े शरीफ लोग यानी आम लोग, शहरी मुअज़्ज़ज़ शहरी आते हैं हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपने साथ क्या कर चुके हैं और उनके साथ हो क्या गया है दोनों सूरतों में। तो इसलिए आज मैं और रुशना जदून साहब से कोई तकरीबन 10-15 सवाल हमने तैयार किए हैं। बेसिक से सवाल है चेक के इस्तेमाल के हवाले से, कुछ डूज एंड डोंट्स। आप भी इसको गौर से सुनिए, नोट कीजिए। नहीं मालूम जिंदगी में कब किसी से चेक लेना पड़ जाए या चेक लिख के देना पड़ जाए, तो आपको ये बेसिक्स कवानीन का पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिन साहब, ये बताइए चेक होता क्या है, टेक्निकली इसको क्या कहें? जी, टेक्निकली चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी भी कंसिडरेशन, ऑब्लिगेशन, लोन या किसी भी अदायगी के एवज होता है, जो एक गारंटी है। बेसिकली चेक है ही गारंटी। वो गारंटी के तौर पे आप देते हैं कि ये अमाउंट है, इस अमाउंट या लोन के बदले में आप ये चेक ले लें। और चेक की जो अहमियत है वो ये है कि जब आप किसी को चेक देते हैं तो उसको डाउट नहीं होता कि ये पेमेंट मुझे मिलेगी नहीं। वो अंडरस्टूड होता है जी कि जो इसने दिया हुआ है इसके सिग्नेचर भी ठीक है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे मेरी पेमेंट सिक्योर है। बिल्कुल ठीक जी। आपने जिस तरह से कहा कि चेक एक गारंटी है, लेकिन अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि चेक में बहुत सारे और मसाइल भी आ जाते हैं। कभी कहते हैं कि इसके पीछे डुअल साइन नहीं है या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। आप ये बताएं कि चेक लेते वक्त किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए कि हाँ ये चेक बिल्कुल ठीक है, लेते वक्त भी और देते वक्त भी। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों चीज़ें। इसमें यह होता है कि जैसे लेने वाले के हुकूक हैं इसी तरह देने वाले के भी हुकूक हैं। तो चेक जैसे मैं पहले करता हूँ, जो जारी करता है चेक, जो किसी को चेक देता है उसे क्या करना है। उसे सबसे पहले ये है कि ब्लैंक चेक किसी को भी नहीं देना। ब्लैंक चेक देने से मुराद यह है कि आपने अपने हाथ काट के अगले के हवाले कर दिए और वो अपने आपके हाथों को जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। अब ब्लैंक चेक, सपोज आपने उसे ब्लैंक चेक दिया 50,000 का, उसने उसे 500,000 जैसे भी आगे जो लिखा वो उसने लिख लिया। इसी तरह जैसे आप वहाँ पे हम करते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है चेक। अक्सर लोग जो है सिर्फ वो डिजिट्स लिख के दे देते हैं 100,000। अब 100,000 अगर लिख के दे दिया, उससे आगे उन्होंने उसे ब्लॉक नहीं किया, वहाँ पे स्लैश डाल के आगे डैश डाल के बंद नहीं किया उसको, तो मे बी इस सूरत में वो आगे एक ज़ीरो सिर्फ लिखेंगे और आपका काम हो जाना है। सिमिलरली इसी को 1 लाख 10 लाख बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा, करोड़ बन जाएगा। इसी तरह इसके पीछे भी जो लाइन डालनी है, डैश डालनी है, ताकि इससे पहले भी अगर एक से पहले भी एक डाल दें तो फिर भी बात वहीं जाएगी। यस। इसके अलावा हम बात ये कि डेट का मेंशन करना चेक देने वाले के लिए बड़ा ज़रूरी है। चेक वसूल करने वाले के तो ये बड़ा फ़ायदा होगा कि एक तो ना वहाँ पे प्रॉपर डिजिट्स लिखे हों और डेट ना लिखी हों, क्योंकि चेक की एक लाइफ होती है। आपने चेक दिया होता है किसी पर्पस के लिए, तो पहले तो उस अमाउंट को क्लियर करें। अमाउंट लिखने के बाद वहाँ पे उसका उर्दू या इंग्लिश में भी लिखें और साथ आपको पता है लिखा जाता है ओनली
ओनली इसीलिए लिखा जाता है कि वो उससे आगे पीछे ना हो सके और क्लोज किया जाता है। उसके बाद ये है कि वो डेट जो है वो मेंशन हो प्रॉपरली। डेट मेंशन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जिस डेट को चेक दे देते हैं, चेक की 2 लाइफ्स हैं। अच्छा, 2 लाइफ उसकी होती हैं। एक तो चेक जब जारी कर दिया जाता है तो डिसऑनर कराने से पहले चेक की लाइफ होती है 6 मंथ। ठीक है। 1 जनवरी को चेक जारी हुआ तो वो 30 जून तक वो इस काबिले मुअस्सर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो हो सकता है वो 4-5 साल के बाद वो संभाल के रख ले चेक, और संभाल के रखने के बाद वो ये है कि कभी किसी वक्त भी खुदा न खास्ता आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये यानी वो हथियार है जो अगले के हाथ में आपने दे दिया, वो किसी वक्त भी उस हथियार को यूज़ करके आपके अगेंस्ट कर सकता है। अब इसमें ये होता है कि चेक जो पहली बात मैंने की कि उसको डिसऑनर नहीं हुआ तो उसकी लाइफ 6 महीने होगी। डिसऑनर हो गया उसके बाद उसकी लाइफ 3 साल है। वो 3 साल तक वो मुअस्सर होगा चेक। 3 साल तक उसके अगेंस्ट FIR भी हो सकती है अगर डिसऑनर हो जाता है, और उसके बाद सिविल सूट भी उससे रिकवरी का फाइल किया जा सकता है। तो इसलिए चेक पे डेट का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली जो लेने वाला है, अब उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो पहले देखे कि क्या चेक पे डेट है। यानी मैंने बताया कि अगर डेट नहीं होगी लेने वाले का तो फ़ायदा है, लेकिन देने वाले के लिए वो नुकसानदेह है। एक लिमिट है, उसे पता होगा मैंने इस लिमिट में ये अपना इशू रिजॉल्व करना है। अब ये है कि वो ये देखे कि इस पे क्या जो मुझे मतलूबा रकम है, जो मेरी डिज़ायर्ड अमाउंट है, क्या वो उस पर मेंशन है या नहीं, वो देख ले। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सिग्नेचर्स को देखे कि सिग्नेचर एक फ्रंट पे सिग्नेचर हो और एहतियातन 2 बैक साइड पे उसके सिग्नेचर वो ले ले। और उसके बाद जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी जगह कटिंग है वहाँ पे भी वो उसके दस्तखत करवाए, क्योंकि कटिंग आएगी तो कटिंग डाउट क्रिएट कर देगी उस चेक के इशुएंस में। यानी तो उसमें होता है कि कहते हैं उसी के ऊपर छोटे से सिग्नेचर, उसी के ऊपर ओवर राइटिंग या कटिंग जहाँ पे भी होगी, चेक के जिस पोर्शन पे भी होगी वहाँ पे वो सिग्नेचर इसमें ले लिए जाएंगे। देने वाले के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो चेक होता है कंडीशनल चेक, मशरूत चेक। सपोज उसने कहा कि मैं ये बयाने के तौर पे चेक दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके पीछे वो लिख दे कि ये रजिस्ट्री करवाने की सूरत में ये अमाउंट कैश हो सकती है। वो चेक की बैक पे वो लिख सकता है, उसे पाबंदी कोई नहीं है। वो जी कंडीशन अपनी वो वहाँ पे लिख दे, जो भी कंडीशन है। सपोज सामान उसने परचेज किया, सामान की डिलीवरी के प्लॉट लिया, उसकी डिलीवरी के प्लॉट में अब उसके स्टेप्स होते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, पोजेसन देना है। तो उसमें अमूमन ये होता है कि हम लोग पहले रजिस्ट्री करवा लेते हैं या पहले पोजेसन ले लेते हैं, तो बाकी जो उसकी होती है वो अमाउंट कंडीशनल होती है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास बिल्कुल सिमिलर केस आया कि उन्होंने कब्ज़ा ले लिया, और कब्ज़ा उन्होंने कहा जी हमने थ्रू कोर्ट लिया, लेकिन अब वो ये था कि ये पोजेसन देगा तो ये पेमेंट कैश होगी, लेकिन वो इनकैशमेंट के लिए उन्होंने जमा करा दिया, डिसऑनर हो गया और वो लिटिगेशन चलती रही और वो सिलसिला। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो कंडीशन है कोई कि सपोज़ आपने एक स्टॉक मंगवाया, फर्नीचर मंगवा लिया, फर्नीचर में कुछ हिस्सा आ गया या नहीं आया तो आपने पेमेंट कर दी, तो पीछे उसके मेंशन कर देंगे कि ये फर्नीचर मुझे मिल जाएगा तो ये रकम कैश होगी। एग्जैक्टली उस सूरत में ये होगा, उससे प्रूव करना होगा कि मैंने ये दे दिया, ये मैंने फर्नीचर या जो भी है उनके डिजायर्ड जो गुड्स थी वो सप्लाई कर दी। नहीं तो अगर ये लिख दे पीछे तो चेक जमा करा दिया उसने, अब वो चेक गया क्लियरेंस के अंदर, तो वहां वो जो लड़का या लड़की या साहब या साहिबा बैठे होंगे वो क्या फिर पीछे पड़ेंगे, और अगर पड़ेंगे तो वो क्या उस पर फिर उसको रोक देंगे, अमल करेंगे या उसको इंक्वायर करेंगे? हाउ डज इट वर्क? पीछे लिखने का फायदा क्या? वो ड्यूटी बाउंड है। उसमें होता है कि तकरीबन 24 के करीब ऐसे डिसऑनर के लिए रीजंस होते हैं बैंक के पास। अच्छा। अब उसमें होता है एक अदर रीज़न भी होता है, लास्ट में जो होता है अदर रीज़न भी। अब उसमें अगर बैंक का अमला सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी रीज़न से, सपोज अगर यही लिख दिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन होगी तो ये चेक कैश होगा, तो वो उनसे पूछ सकते हैं जी कि आपकी ये ट्रांजैक्शन होगी। इवन अदरवाइज अगर इसके अलावा भी वो नेग्लिजेंस करते हैं या नहीं भी करते, वो चेक को डिसऑनर कर देते हैं, उस सूरत में ये FIR के लिए जाता है या सिविल कोर्ट में रेमेडी के लिए जाता है, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि ये इसके पीछे ये कंडीशन थी, क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई है, तो वो वहाँ पे आगे उस डिस्प्यूट की सूरत में अच्छा। अब हम जरा क्विकली चलेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। ब्लैंक चेक के ऊपर हल्के से थोड़ी वजाहत कर देंगे। ब्लैंक चेक से क्या मुराद होता है कि हम मैंने साइन कर दिए और बस दे दिया कि हाँ यार ये तो मतलब ये तो मेरा दोस्त है यार, ये मेरे साथ तो नहीं। लेकिन एहतियात करनी जरूरी है कि ब्लैंक से मुराद खाली ना लिखे, कुछ ना कुछ उसको फिल जरूर करें। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ब्लैंक चेक में ऐसा हो सकता है कि जैसे नाम का कॉलम है,
अब नाम का कॉलम मेरे जगह किसी और का नाम उसमें मेंशन कर दिया। अब चेक तो मेरे साथ ट्रांजैक्शन है, मैं वो चेक किसी और को दे देता हूँ। होता ये है सपोज के आपस में मामला तय हो जाते हैं, वो मैंने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी और मुझे वो अमाउंट आ गई, लेकिन अब होगा चेक उनके पास है तो वो किसी और को चेक दे देंगे, वो जाके अपने नाम से फिल करेगा उस चेक को और वो फिल करके FIR करवा देगा। एक तो ये हो गया। अब ये थर्ड पार्टी भी करवा सकती है, चलता है लोगों का यार। उसमें पता ही नहीं होता कि हो क्या गया उनके साथ। अब इसके साथ ऐसे वाकयात हुए बेशुमार हुए हैं ऐसे, यानी कि होता ही है कि चेक के को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। चेक दे दिया गया तो उसमें लीगली समझा जाएगा कि ये वाकई कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसके अगेंस्ट दिया। चेक इस तरह नहीं दिया, बांटे नहीं जाते। यानी इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात। अच्छा जी, आपने अभी क्विकली अब आते हैं जरा डिस्प्यूट वाली साइड पे कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या पुलिस को बताना है, और वो जो कहते हैं और क्या अमाउंट होती है जिसपे मतलब आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, या उसकी जरा लीगैलिटी और सजा के बारे में? हाँ, कानूनी उसकी क्या हैसियत होती है? जी हाँ, चेक की दो रेमेडीज हैं चेक के अगेंस्ट, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल रेमेडी। क्रिमिनली ये होता है कि चेक डिसऑनर हो जाए तो उसमें डिसऑनेस्टी का होना ज़रूरी है, सिर्फ इशू कर देना चेक ऑफेंस नहीं होता। एक तो यह है कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन होगी, यानी लोन होगा, कोई और ऐसी बात होगी जिसके अगेंस्ट दिया होगा। अब ऑब्लिगेशन के साथ डिसऑनेस्टी का होना ज़रूरी है। अब इसमें अगर ऐसा हुआ तो इसमें रेमेडी अवेल करेंगे, थाने में जाएंगे, पुलिस स्टेशन जो अपना, अब दो तरह के पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, एक पुलिस स्टेशन वो जहाँ पे चेक जारी हुआ, एक पुलिस स्टेशन वो जहाँ पे चेक डिसऑनर हुआ। सपोज मैंने यहाँ से चेक दिया और चेक कराची के किसी बैंक से डिसऑनर हुआ, अब वहाँ पे भी FIR हो सकती है, तो यहाँ पे भी FIR हो सकती है। ये दो जुरिस्डिक्शन है। इसमें FIR थाने में जाएंगे तो पुलिस इसमें 489F के तहत FIR करती है, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता पुलिस FIR नहीं कर सकती तो कर रही किसी वजह से, तो फिर आप सेशन कोर्ट से, जस्टिस ऑफ पीस से आप डायरेक्शन ले सकते हैं इस FIR की रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद दूसरी जो इसकी रेमेडी है वो सिविल रेमेडी है। सिविल रेमेडी में ये होता है कि उसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि 489F के तहत मुलज़म को सज़ा तो हो जाएगी लेकिन आपके पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। इशू ये होता है कि हमारे यहाँ जो नेग्लिजेंस होती है, लोगों को अवेयरेंस नहीं होता। मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा ये बात, इस पे ख्याल किया करें। देखें, अगर आप 1 करोड़ पे आपने किसी को दिया, वो चेक आपको, वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, आपको वो 3 साल के लिए उसे सजा हो जाएगी, तो आपको क्या फायदा होना है? आपकी रकम तो वही है। रकम की रिकवरी के लिए जो 489F है ये टूल नहीं है रिकवरी का। अच्छा, आप रकम की रिकवरी के लिए हमेशा सिविल कोर्ट में ही जाएंगे और सिविल कोर्ट में जाके वहाँ से रेमेडी अवेल की जाएगी, और उसमें यह है कि रिकवरी आपको वहाँ से मिलनी है, थाने से रिकवरी नहीं मिलनी। थाने से सिर्फ उसको सजा ही होनी है, और मैक्सिमम 3 साल सजा है। तो 3 साल में अगर वो सपोज 3 के 3 साल अंदर रह आता है, तो आपको क्या फायदा होना? आपको आपकी रकम तो गई ना डूब। वो तो करोड़ रुपया उसने समझे था, जेल जाके बड़ी मजेदार नौकरी थी, जेल में मैं रहा हूं और 1 करोड़ रुपया मैंने कमा लिया। ऐसे अगर, और ऐसे वाकयात ऐसे भी हुए। क्रिमिनल जो होता है उसकी इंटेंशन ही ये होती है कि अब 3 साल में 3 साल तो नहीं काटी जाती, जो वो अलग से टॉपिक है कि वो रिडक्शन हो। 3 साल जिसने काटनी है उसने 9 महीने से 1 साल तक का पीरियड काटना है, तो उसकी 3 साल पूरी हो जाएगी। उसमें माफियाँ लगती हैं, छुट्टियाँ उसमें से माइनस हो जाती हैं, यानी वो 1 साल में से बाहर आ जाएगा। 1 करोड़ उसने हड़प किया, 1 साल के बाद बाहर आ गया, यानी उसे कोई महंगा तो नहीं पड़ा सौदा, 1 साल अंदर रहा, तो एक्सपीरियंस भी हो गया जेल का। मजेदार 8 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लगी हुई थी उसकी, है ना जी। और रिकवरी वहाँ ही है, तो रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी हो गया जी। अच्छा, जिंदगी में मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होने चाहिए। अच्छा जी रुशना, आपके पास 1-2 सवाल है। एक मेरे पास सवाल ये है कि आपने कहा कि डिसऑनर का मुकदमा हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल किसी पे हो जाए मुकदमा और वो उसके लिए रेडी ना हो, या उसके ऊपर वो इल्ज़ाम ना आता हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर डिसऑनर का मुकदमा आ जाए, तो वो क्या करें? मैंने इससे पहले हम स्टार्ट में हम लोगों ने बताया कि डिफेंसेस क्या हैं। डिफेंसेस ये हैं कि जो भी कंसिडरेशन है, ऑब्लिगेशन है, वो बताएगा कि मैंने सपोज एक एग्रीमेंट था जिसमें ये था कि फर्नीचर सप्लाई करना है सपोज, या गाड़ी लेनी है। अब वो आके रसीद देगा जी कि मैंने तो गाड़ी दे दी है, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी है इसमें, और मेरे अगेंस्ट अब या ये अमाउंट जो मैंने इसको देनी थी वो तो मैंने अदर वे से कर दी है। या तीसरा जो कंडीशनल आ जाता है, उसमें ये होगा कि इसने, क्योंकि ये बयाना था कि इसने ये प्लाट मेरे नाम कराना है या इसका कब्जा मुझे देना है, अब क्योंकि इसने अपनी फुलफिल ही नहीं की ऑब्लिगेशन, तो इसमें चेक यानी मेरी पेमेंट इसकी तरफ बनती नहीं। मेरी पेमेंट बनेगी, ये अपनी ड्यूटी कर लेगा, तो उसके बाद ये पेमेंट कैश। यानी ऐसा भी नहीं है कि उठा के सीधे जेल में डाल देते हैं, बात सुनी जाती है, दोनों फरीक
जी ऐसे ही, क्योंकि जब एफआईआर हो जाएगी तो आपको डिफेंस का मौका मिलेगा। आप जाएंगे, उसके लिए प्री अरेस्ट करवाई जाती है, या अदरवाइज भी पाकिस्तान के कानून में तो ये है कि एफआईआर हो जाए तो उठा के फेंक दे अंदर, लेकिन अदरवाइज ये रेमेडी ये है कि अगर एफआईआर हो जाती है तो आप फौरन एफआईआर की कॉपी लें और अपने लॉयर के साथ पास जाके प्री अरेस्ट करवाएं। प्री अरेस्ट का बेसिक मकसद ये है कि आपने अपना डिफेंस बताना है वहाँ पे कि जी मेरा ये डिफेंस है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेंगे और आप अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, यानी मैंने अर्ज किया कि सिर्फ जारी कर देना ऑफेंस नहीं है। जून साहब कोई अमाउंट की कोई लिमिट भी है कि 50,000 का बाउंस हुआ तब भी जेल में, 5,000 का तब भी जेल में, 5 लाख, व्हाट इज द कैप? कानून में, क्योंकि हमारे कानून 1958 वो उस दौर के बने हुए हैं, उसमें एक 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट का जो चेक है वो, अब उस वक्त एक 100 रुपया बड़ी चीज थी, आज एक 100 रुपया कोई वैल्यू नहीं। यानी कि ये है कि 100 रुपए से ज्यादा कोई भी रकम है उसका एग्रीमेंट भी तहरीरी होगा, उससे कम होगा तो तहरीरी होना जरूरी है। यानी अगर आपका किसी के पैसे खाने का इरादा है तो 99 रुपए के चेक काट के दिया जी, ऐसे ही है ना जी। 99 रुपए के भी हो, 99 रुपए के बहुत सारे चेक आप हिसाब करके काट के दें तो आप भर सकते हैं एफआईआर, वो यानी पेमेंट भी की जा सकती है इस दौरान जी। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, क्विकली हमें थोड़ा सा बताएं कि वो चेक्स जो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराए जाते हैं उनकी क्या, क्योंकि उमन शायद ये भी होता है कि उस पे जाके जब आप शिकायत करते हैं कहते हैं जी ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के थे तो इस पे एफआईआर नहीं हो सकती, इसके बारे में जरा बताएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक मिथ है। यहाँ पे समझा जाता है कि गारंटी या सिक्योरिटी चेक जिस पे लिख दिया जाता है उसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं होती, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, हर उस चेक पे बेसिकली चेक तो होता ही गारंटी, अदरवाइज तो आप कैश दे देते हैं। exactly. चेक तो है ही गारंटी कि अगर आप ये काम कर देंगे तो आपको ये पेमेंट मिल जानी है और पेमेंट की सिक्योरिटी होती है। तो इसमें ये वैसे एक समझा जाता है, लेकिन आम तौर पे लॉयर्स भी यही समझते हैं कि शायद गारंटी चेक पे नहीं होता, लेकिन 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसने वाज़ेह तौर पे जजमेंट दे दी और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी होती, चेक जो होता है सिक्योरिटी और गारंटी है, इस पे भी एफआईआर दी जा सकती है, इस पे भी रिकवरी का सूट फाइल किया जा सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उस वो से मुबर्रा है जी। एक और सवाल यह है कि अक्सर लोग उनसे चेक गुम जाता है और दोबारा जब वो किसी के पास जाएं जिनसे उन्होंने चेक लिया था और वो इनकार कर दें कि नहीं आपको तो एक चेक दे दिया था, अब वो गुम गया है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, उस सूरत हाल में क्या किया? इस सूरत में दो सूरतें हैं, इस सवाल में से दो सवाल निकल रहे हैं। एक तो ये है कि अक्सर लोग हमारे पास तो ये आते हैं जी कि मेरा चेक, मेरी चेक बुक या मेरा ये चेक गुम हो गया था और ये फलां के हाथ चढ़ गया, उसने मुझे मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी है, जबकि मैंने देने कोई नहीं। इसमें प्रिजम्पशन ये ली जाती है कि चेक गुमा नहीं करते, और ये तो बात ही गलत है कि साइन शुदा चेक का गुम जाना, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसमें साइन शुदा यानी ब्लैंक ना भी हो लेकिन साइन शुदा चेक गुमा नहीं कर। उसमें एक ये आ सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन ऐसा रिलेशन है, या एक मालिक और नौकर का, मुलाजिम का, या एक ऑफिस में ऐसा कि जिसके यानी पोजेशन हो सकती है, एक्सेस हो सकती है चेक बुक तक। अगर एक्सेस चेक बुक तक है तो उसमें जैसे बीवी खामद का चेक ले सकती है, इस्तेमाल कर सकती है, उसमें डाउट क्रिएट हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिमिलरली अगर किसी का चेक गुम हो जाता है, अगर हम समझ लेते हैं कि गुम हो गया, अगर गुम हो गया तो उसे सबसे पहले स्टॉप पेमेंट करानी चाहिए बैंक में जाके और वहाँ पे बताए, उसके बाद वो रपट दर्ज कराए थाने में, और उसके बाद भी अगर उसे पता चले कि शायद उसका चेक किसी खास बंदे के पास चला गया, उस वक्त भी ये है कि वो सूट फॉर डिक्लेरेशन करे सिविल कोर्ट में कि मेरा चेक गुम हो गया था और अब ये फलां बंदे के पास है तो मैंने कोई इसकी देनी पेमेंट नहीं देनी, कोई एप्लीकेशन मेरे जिम्मे नहीं है। वो ये ब्लॉक करवा, दूसरी तरफ स्टॉप पेमेंट उसे ब्लॉक कहा जाता है, या चेक को आप उसी को लीफ को उस एक लीफ को, और अगर पूरी इसी तरह से पूरी चेकबुक भी आपकी अगर गुम गई है तो आप कई दफा इंसान रिलैक्स कर जाओ, मेरे कौन से कोई उस पर साइन हुए नहीं जी, फिर भी साइन भी कोई फोर्ज करके कर सकता है कुछ, तो पूरी चेकबुक को भी स्टॉप करवाना बहुत जरूरी है, नहीं उसको ब्लॉक करवाना बहुत जरूरी है। अब यूजुअली ये भी होता है कि अक्सर चेक जो है वो बैरून मुल्क से होते हैं, या हमारे अपने काफ़ी सारे दोस्त होते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, वो अगर कोई चेक दे दें और उसमें कोई मसला बन जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? आया उसकी जो एफआईआर है या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो बाहर मुल्क में होगी या पाकिस्तान में भी हो सकती है? ये बहुत अहम प्रोसीडिंग्स हैं जो यहाँ पे होती हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं वो बाहर से चेक लेते नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान का दें, लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है लॉ के जहाँ से भी चेक जारी होगा। मैंने अर्ज की चेक बैरून मुल्क से जारी हुआ, जिस अकाउंट में आपने अपने अकाउंट में जाके जमा करवाया, आपके अकाउंट से डिसऑनर हो गया, आपका अकाउंट पाकिस्तान में किसी जगह भी है, तो उस पर दोनों प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैरून मुल्क से अगर कोई चेक होगा तो वो डिसऑनर नहीं होगा। जदून साहब, बड़ा मजा आया और मेरा ख्याल है बहुत अहम मौजूद था जिसको आज हमने टेकअप किया, हमारा पूरा कंट्रोल रूम भी और सब, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर एक की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जैसे आपके वो दोस्त हैं, उनका कितने पैसे थे वैसे?
15 लाख। 15 लाख यार, तुमने दोस्त बड़े सोच समझ के चुने हुए रुशना जिंदगी में है। एक शॉर्ट सा एलिमेंट रह गया, मिसिंग है। वो ये कि आम तौर पे लोगों को ज़हन में ये होता है कि सिविल कोर्ट्स में तो साल लग जाते हैं, तो चेक के लिए स्पेशल लॉ बना है। वो स्पेशल लॉ ऑर्डर 37 डील करता है सीपीसी का। इसमें ये होता है कि समरी ट्रायल होता है और ये सेशन कोर्ट में लगता है केस, ये सिविल कोर्ट में नहीं लगता। और जल्दी होता है। और 6 महीने की इसमें मुद्दत दी गई है कि 6 महीने में किया जाता है। इसमें अहम बात ये है कि बाकी केसेस में वो आता है जो जिसके अगेंस्ट केस होता है वो जवाब देता है और लिंगर ऑन होता है। यहाँ पे पहले जिसके अगेंस्ट केस है वो 10 दिन के अंदर आएगा, नॉलेज से 10 दिन के अंदर वो आके लीव टू डिफेंड फाइल करेगा। कोर्ट देखेगी कि क्या इसके पास डिफेंस बनता है कि नहीं बनता, और अगर बनता है तब भी कोर्ट उसे उस इक्वल अमाउंट की गारंटी उसे कहेगी जमा कराओ, उसकी रकम सिक्योर की जाएगी, गारंटी जमा करवाएगा तब कंटेस्ट करेगा, और उसमें भी वो 6 मंथ के अंदर अंदर वो केस डिसाइड करेंगे। इसलिए ये इशू जो हमारे सिविल साइड पे लोग इसलिए नहीं जाते कि वो अरेस्ट होगा क्रिमिनल में तो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये याद रखें क्रिमिनल रिकवरी का कोई टूल नहीं है। आप सिविल केस में जाएंगे, हमारे पास लोग आते हैं, तशरीफ लाते हैं और 3-3, 4-4 साल के बाद रो रहे होते हैं, और जब चेक स्टेल हो जाता है, ये याद रखें चेक को लेके सो नहीं जाना। चेक की लाइफ है 6 महीने और 3 साल, तो 3 साल के अंदर करना है। 3 साल। जुन साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।